हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो यूपीएससी और पीसीएस के मेंस के आधार पर जीएस फर्स्ट के अंतर्गत इतिहास को पढ़ रहे थे और विशेषकर हम आफ्टर 18 सेंचुरी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको सिलेबस के हिसाब से डिस्कशन कर रहे थे। उसी रेफरेंस में अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरे सिलेबस को बाइफरकेट किया था, उसको समझा और इसी को आगे हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा और वो टॉपिक है 18 सेंचुरी का भारत। जो आपको मैंने सिलेबस में बताया था 18 सेंचुरी का भारत, 18वीं शताब्दी का भारत, ठीक है ना, सदी का भारत। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 18वीं सदी का भारत है तो 18वीं सदी के भारत के लिए 18वीं सदी के भारत को हम देखेंगे। तो 18वीं सदी के भारत में पहले मैंने बताया था कि हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध को देखते हैं, यानी प्री टाइम ऑफ 18 सेंचुरी, ठीक है ना। तो प्री टाइम ऑफ 18 सेंचुरी की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और वो है मुगल साम्राज्य का पतन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो पूरा फोकस रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन। हम उसके डिक्लाइन को देखेंगे कि डिक्लाइन मुगल साम्राज्य जो भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लगभग 200 शताब्दियों तक उसने भारत पर मतलब अपना साम्राज्य को स्थायित्व करके रखा। आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि उसका पतन होना चालू हो गया। तो हर साम्राज्य के विघटन के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं और एक कारण नहीं, इसके लिए कई कारक है वो जिम्मेदार होते हैं। और विघटन की प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती है और या तो लॉन्ग टाइम तक चलती है, किसी अन्य शक्ति द्वारा उसको जल्दी ही रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन मुगल साम्राज्य के साथ जो ऐसी विशेषताएं नहीं, उसको किसी शक्ति द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि वो अपने आप में ही विकसित होता चला गया। और फिर जो यूरोपीय शक्ति आई उन्होंने अपने आप के यहाँ पर स्थायित्व कर लिया। नॉर्मली अगर आप देखोगे, जैसे पहले सल्तनत काल था तो सल्तनत काल को रिप्लेस किया था मुगल काल ने। मुगल सल्तनत जो शासन था उसको मुगल शासन ने स्थापित किया, लेकिन मुगल शासन को रिप्लेस करने वाला कोई नहीं था, है ना। हालांकि आशा ये जताई जा रही थी कि मराठा मुगल साम्राज्य को अल्टरनेट देंगे, मुगल साम्राज्य का विकल्प देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो मुगल साम्राज्य के पतन की चीज़ देखेंगे। तो आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था। आपको पता है पानीपत का युद्ध, अगर हम बात करें पानीपत का युद्ध, तो आपको पता है सबसे पहले ब्रीफली जानकारी दें, पानीपत के 3 युद्ध थे। पानीपत का अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें, और पानीपत के तीनों युद्ध बड़े ही स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही निर्णायक थे। पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, आपको पता है। और 1526 के इस युद्ध में बाबर द्वारा लोदी को हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके अपनी साम्राज्य की स्थापना करी। तो सत्ता परिवर्तन हुआ था दिल्ली में। क्या हुआ था? सत्ता परिवर्तन। तो इसीलिए ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक रूप से जो पानीपत के तीनों युद्ध है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सत्ता परिवर्तन के रूप में काम किया। इसी प्रकार सत्ता परिवर्तन कैसे कि सल्तनत काल से मुगल काल की स्थापना हुई। इसी संदर्भ में दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1556 में। दूसरा युद्ध ये हुआ था अकबर, है ना, और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें आपको पता है कि अकबर ने जीता और इससे मुगल शासन, जो आपको पता है कि मुगल शासन में एक थोड़ा सा बीच में मुगल शासन का जो हुमायूं भाग के चला जाता है और मुगल शासन की जगह शेर शाह का शासन आ जाता है। तो उस दोबारा हुमायूं जब स्थापित करता है उसके बाद मुगल शासन आता है, तो इस युद्ध ने अकबर को दिल्ली में मजबूत किया था। तो ये युद्ध भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें 1500 ये हुआ था 1761 में मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध भी बहुत निर्णायक था। यह निर्णायक इसलिए था कि मराठा, ये आशा जताई जा रही थी कि मराठा मुगलों का विकल्प देंगे और अब दिल्ली में मराठाओं का शासन स्थापित होगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जब मराठा को पराजित कर दिया तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने एक बात तो डिसाइड कर दी कि कौन दिल्ली पे नहीं बैठेगा। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मराठा किसी भी स्थिति में दिल्ली पे नहीं बैठेंगे। तो इसी संदर्भ में मराठा को इस तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये बात तो स्पष्ट कर दी कि कौन दिल्ली पे नहीं बैठेंगे। तो मराठा किसी भी स्थिति में दिल्ली पे नहीं बैठने वाले थे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, बुरी तरह उनको पराजित किया गया था। तो पानीपत के तीनों युद्ध
निर्णायक युद्ध के रूप में जाने गए। तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। और इसके बाद अकबर के टाइम पर, इसके बाद हम बात करें और औरंगजेब के शाम तक, अगर हम औरंगजेब के समय तक देखें तो मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था। अगर आपसे सवाल पूछे कि मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र औरंगजेब के टाइम पे था, परंतु मुगल साम्राज्य का पतन है वो औरंगजेब के शासनकाल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की कई ऐसी नीतियां थी जिन्होंने मुगल शासन को कमजोर किया। तो अब हम देखेंगे कि मुगल शासन के पतन के क्या कारण थे। तो पतन के अगर हम कारणों की बात करें, पतन के कारण, तो ध्यान रखना पतन के कारण सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो राजनीतिक कारण देखेंगे। और राजनीतिक कारण में अगर हम सबसे पहला अगर पॉइंट देखें, सब हेडिंग वाला, तो एक था, आपको पता है कि मुगल शासन बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम था, केंद्रीकृत शासन था। आपको पता है केंद्रीकृत शासन था। अब केंद्रीकृत शासन में सर्वोच्च शक्ति कौन थी? सर्वोच्च शक्ति थी सम्राट, बादशाह, जिसे बादशाह बोलते थे, ठीक है ना। अब ये सर्वोच्च शक्ति बादशाह, यानी कि इसी का कंट्रोल चलता था। अब जब आपको पता है कि जब सर्वोच्च शक्ति बादशाह थी तो उसी का नियंत्रण चलता था, तो बादशाह का व्यक्तित्व, सम्राट का व्यक्तित्व शासन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी कि अगर शासन की स्थायित्व करनी है, शासन को मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दिल्ली पर बैठना चाहिए, शासन में बैठना चाहिए, सम्राट होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था कि औरंगजेब के पश्चात जो कमजोर अयोग्य उत्तराधिकारी आए थे, अयोग्य उत्तराधिकारी, एक दो आप नाम भी लिख देंगे, रंगीला था एक तो वो, उसका नाम लिख देना। तो एक दो जो उत्तराधिकारी है उनका नाम लिख देना कौन कौन थे। लेकिन क्या है कि जब कोई केंद्रीय शासन है, उस शासन में पूरा डिपेंडेंसी एक सम्राट पे ही है, उस सम्राट ही अगर अयोग्य हो जाता है, उत्तराधिकारी ही अगर अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह विशाल साम्राज्य था, वो अपनी चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाता। और जब वो कमजोर होता है तो उसका विघटन होना चालू हो जाता है। तो इसमें यह है कि केंद्रीकृत शासन कभी कभी नुकसान दे देता है। तो मुगल शासन बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत, यानी कि मुगल सम्राट पे ही डिपेंडेंट था, और जब मुगल सम्राट ही कमजोर आ गए तो उसका पतन तो निश्चित था। इसीलिए ये इसके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे, वो उत्तराधिकारी हम बात करें वो मराठा, वो क्षेत्रीय सामंतों और ब्रिटिश कंपनी, इनको क्या नहीं दे पाए, चुनौती नहीं दे पाए। ये चुनौतियां मिल रही, इनको चुनौतियों को वो सामना नहीं कर पाए। और आपको पता है बाजीराव के द्वारा दिल्ली पर उस टाइम जो नादिर शाह का भी अटैक हुआ था, उससे पहले मराठों का भी अटैक हुआ दिल्ली पर 1738 में, 1739 के समथिंग करनाल का युद्ध हुआ, उसमें ये चीज़ें हुई। तो इनमें क्या है कि मुगल साम्राज्य का जो सम्राट है उनको चुनौती नहीं दे पाया। तो अगर आपको बोलना है कि एक तो केंद्रीकृत शासन था, और इस केंद्रीकृत शासन में सम्राट सर्वोच्च था, लेकिन सम्राट का व्यक्तित्व जब कमजोर होने लगा, सम्राट के उत्तराधिकारी जब कमजोर होने लगे, तो निश्चित रूप से वो चुनौतियों को जितनी भी चुनौतियाँ साम्राज्य को मिल रही थी, उन चुनौतियों का वो समाधान नहीं कर पाए, और इसलिए विशाल साम्राज्य का पतन होना निश्चित हो गया था। एक कारण था केंद्रीकृत शासन, और केंद्रीकृत शासन के साथ जरूर जोड़ना कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है ना। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था। साम्राज्य का बृहद विस्तार था। आपको पता है कि औरंगजेब के शासन में भारत का साम्राज्य इनका दक्षिण तक लगता था। तो एक तो साम्राज्य, औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति, तो पहली बात है कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी नीति अपनाई। अब साम्राज्यवादी नीति से दो नुकसान हुए इनको। एक तो इनका सैन्य एवं आर्थिक खर्च हो गया। भाई कोई शासक युद्ध करता है तो इसलिए युद्ध करता है ताकि उसको कुछ प्रॉफिट मिल जाए वहां। लेकिन औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति में औरंगजेब ने क्या किया कि सैन्य और आर्थिक खर्च तो हो ही गया, साथ में इसने एक तो शत्रुता पैदा करी, ठीक है। अगर किसी पे अचानक आक्रमण करेंगे, उस किसी साम्राज्य का विघटन करेंगे, तो वो साम्राज्य कहीं ना कहीं अपनी भड़ास तो निकालेगा, अपनी शत्रुता पैदा हो गई इससे। तो किसी भी स्थिति में जैसे ही अगर शासन कमजोर हो गया, तुरंत वो उसका फायदा उठाएगा। तो ये जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसने मुगल शासन को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। कैसे तोड़ा? एक तो सैन्य और आर्थिक रूप से तो कमजोर कर ही दिया, क्योंकि जब आप साम्राज्य का विस्तार करते हो तो आपको बड़ी मात्रा में खर्च करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सैन्य खर्च, और इतना ही नहीं, अगर ऐसा बोला जाता है 27 ईयर जो औरंगजेब है वो दक्षिण नीति उसकी जब से ऐसा पर रही, दक्षिण नीति के अंतर्गत दक्षिण के राज्यों पर वो कंट्रोल करने के लिए
27 साल तक युद्ध करता रहा। और 27 साल तक जो युद्ध हुए उसमें इतना सैन्य खर्च हुआ और डायरेक्ट कंट्रोल उसका किसी भी साम्राज्य पे स्थापित नहीं हो पाया। तो ये एक उसकी बड़ी असफलता थी और इसी की वजह से उसके शत्रु तो पैदा हुए साथ साथ में उसका राजस्व भंडार भी खाली हो गया। ठीक है ना। तो साम्राज्यवादी नीति बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी। अब जब आपका साम्राज्यवादी, आपने एक तो है कि आपने साम्राज्य को बढ़ा भी लिया, लेकिन आपका साम्राज्य में बहुत ही भौगोलिक जटिलताएं हैं। अब साम्राज्यवादी नीति में एक तो क्या आपका क्या था, भौगोलिक जटिलताएं थी। भौगोलिक जटिलता ये थी कि दिल्ली में शासन करने वाला दक्षिण में कंट्रोल कैसे कर पाएगा, तो भौगोलिक जटिलता है। और भौगोलिक जटिलता है, जब आपका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो आपको प्रशासनिक सुधार की जरूरत होती है कि आपका प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, तो प्रशासनिक सुधार की जरूरत। परंतु ऐसा नहीं हुआ, अभी भी शासन केंद्रीकृत था। इतना ही नहीं, अगर जब आपका साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको संचार तकनीकी डेवलप करनी होती है। संचार, सड़क व्यवस्था है ना, या आपकी जो कनेक्टिविटी व्यवस्था को आपको क्या करना होता है, विकसित करना होता है। मुगल साम्राज्य का साम्राज्य तो विस्तार हो गया, लेकिन उस साम्राज्य को संभालने के लिए उनके पास जो प्रशासन की जरूरत थी, उनके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, वह उसने नहीं किया। और इसी की वजह से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब आपका साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तार में हो गया था तो आपको साम्राज्य के अकॉर्डिंग अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या था कि एक तो आपका साम्राज्य हो गया बड़ा, दूसरा उसको संभालने के संसाधन हो गए सीमित, और तीसरा आपके संभालने वाले भी हो गए कमजोर। तो ऐसी स्थिति में आपका पतन होना निश्चित है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि एक तो साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा था। अगर हम देखें तो एक और कारण अगर देखें तो मुगल साम्राज्य का जो अभिजात वर्ग था, ध्यान रखना, मुगल अभिजात वर्ग, ये अभिजात वर्ग है, इसका पतन, नैतिक पतन होने लगा। रीजन क्या था कि मुगल शासन को चलाने में इनके जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो इनके स्टेटों में काम करते थे, गवर्नर के रूप में काम करते थे, फिर साथ साथ में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पदों पर भी काम करते थे। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा था, रोल बहुत था किसमें, मुगल शासन को संभालने में इनका रोल बहुत था। और ये बहुत ही राष्ट्र के प्रति, शासक के प्रति बहुत ही कमिटेड थे। लेकिन आपको पता है जैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी हुए और सत्ता की इनमें लालसा आई, तो इससे अभिजात वर्ग का पतन होने लग गया। अभिजात वर्ग अब शासन के प्रति मजबूत ना रह करके, अब शासन के प्रति ज़्यादा राष्ट्रभक्ति ना रख करके अपने स्वार्थ पे उतर गया था। और जैसे ही वो स्वार्थ हुआ, जैसे ही उसका स्वार्थपन चालू हुआ, अभिजात वर्ग ने शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना कमजोर कर दिया। और जैसे ही उत्तराधिकारी कमजोर आए, उन्होंने सोचा क्यों ना पद पे हम ही बैठ जाए। तो इनमें एक दूसरे में आंतरिक कलह चालू हो गई। और इसी का कारण ये हुआ कि जो शासन संचालन इनको करना था वो शासन संचालन नहीं कर पाए। तो एक कारण ये था। इतना ही नहीं, इसी वजह से दरबारी गुटबंदी बढ़ी। दरबार एक तरह से जो मंत्री परिषद होती थी उसी में गुटबंदी बन गई थी। एक पक्ष अलग हो गया था, दूसरा पक्ष अलग हो गया था। और इसी कारण से क्या हुआ था कि युद्धों के लिए ये अच्छी रणनीति नहीं बना पाए, क्योंकि सारी रणनीतियां हैं वो दरबार में बनती थी। अब दरबार में दो गुट हो गए, अगर एक गुट ने रणनीति बनाई है तो दूसरा गुट उसको मानेगा नहीं, और मानेगा तो बाहर उसका ओपन कर देगा, शत्रु को बता देगा। और इसका परिणाम ये हुआ था कि शत्रु पहले से ही इनकी रणनीति जान चुका था। और इसी वजह से जितने भी युद्ध हुए सब में मुगल शासन हारे। चाहे आप बात करेंगे तो करनाल का युद्ध, ऐसे बोलते हैं कि करनाल का युद्ध है, उसमें निजाम मुल्क है जिसने बाद में हैदराबाद को आज़ाद करवाया था। ये क्या है कि ये पहले मुगल दरबार में थे, बाद में मुगल दरबार में इनका अपमान हुआ या इनकी इज्जत थोड़ी कम हुई होगी, या कोई न कोई गुट से डिस्प्यूट हुआ इनका। इसकी वजह से नादर शाह के साथ जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, उस युद्ध में इन्होंने 1739 में उस युद्ध में करनाल का उसका सहयोग दिया, किसका, नादर शाह का। और इसका कारण क्या हुआ था, ये बहुत बार नादर शाह के युद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मुगल शासन अब कमजोर हो चुका है, क्योंकि मुगल पिछले 2 शताब्दियों से किसी से भी युद्ध नहीं हारे थे। लेकिन नादर शाह के युद्ध में दिल्ली में आया, इनका जो शासन, इनका भंडार, जो मयूर ध्वज है उस सबको लूट के लेके चला गया। और इससे इस बात को स्पष्ट हो गया कि अब मुगल शासन कमजोर हो चुका है। और इससे
तत्कालीन समय में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको ये अवसर मिल गया कि अब हम स्वायत्त हो जाए, और यहीं से मुगल शासन पतन चालू हुआ। तो दरबारी षड्यंत्र ये सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। तो दरबार में गुटबंदी बनेगी तभी आपस में षड्यंत्र करना चालू करेंगे, और षड्यंत्रों में डेफिनेटली है कि वो बाह्य शक्ति का सहयोग देंगे अपने स्वार्थ के लिए। इसके अलावा उत्तराधिकारी का नियम नहीं था। एक बात ध्यान रखना, जितने मुगल और ये सल्तनत काल में बहुत बड़ा डिफॉल्ट था, यहाँ उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था। नियम तो ये होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है या सबसे बड़ा वारिस होता है वही उसका क्या करता है, उत्तराधिकारी बनता है। चाहे आप गुप्त काल के टाइम पर देखो, और चाहे आप मौर्य काल में देखो, या जितने भी भारत के प्राचीन काल में भी जितने शासन थे उसमें था। और इसी वजह से उन शासनों में उत्तराधिकारी को लेकर ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ लेकिन ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं हुआ था। मुगल शासन में सबसे बड़ी बात है कि जब उत्तराधिकारी त्रुटिपूर्ण नियम था कि कोई भी बन सकता है, तो वो क्या करता था, बाह्य शक्तियों का सहारा देता था। और जब आप बाह्य शक्तियों का सहारा लेंगे तो बाह्य शक्तियाँ बेकाम में तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। जो एक्सटर्नल पावर है, चाहे वो मराठा ही क्यों ना, मराठा ने वो आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुगल शासन के उत्तराधिकारियों के चयन में, ठीक है ना। तो मराठा हुए, तो ये इन्होंने जब आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो आपका शासन तो कमजोर हो गए। और ये जब अपने हस्तक्षेप से अगर कोई शासक बनाएंगे, कोई उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो उनकी कठपुतली होगा, ठीक है ना। तो इसी से क्या होगा कि इससे आपका जो शासक है कभी चाह करके भी मजबूत नहीं हो सकता। तो मराठे किंग मेकर की भूमिका निभाई। इसके अलावा सैयद बंधु थे, उन्होंने भी किंग मेकर की भूमिका निभाई। इससे शासक की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, और ये कई कारण थे पॉलिटिकल जिसकी वजह से। और एक और था मराठों का उदय। मराठों का उदय ने कैसे पतन को बढ़ावा दिया। देखो क्या है, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा ने जबरदस्त तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार किया, और बाजीराव ने तो दिल्ली तक को कंट्रोल में ले लिया, और दिल्ली के शासक थे तत्कालीन समय में, उसको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया, ठीक है ना। तो दिल्ली में जो शासक रहे 1720 से लेकर के लगभग 1739 तक, 1720 से लेकर के और 1749 तक शासक किया था। तो इस समय जो मोहम्मद शाह शासक था, हालांकि इस काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक था, ऐसी बात नहीं उत्तराधिकारियों में अन्य उत्तराधिकारी की तुलना में। इसके समय आपको पता है करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें बहुत बुरी तरह से पराजित हुए, और इतना ही नहीं मराठों ने भी दिल्ली पर अटैक किया। तो इस आधार पर मोहम्मद शाह को लेकर के, मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठों का भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसका पतन इनका चालू हो गया था। तो इसीलिए जब मराठे जब साम्राज्य के रूप में पावरफुल हो रहे थे, तो उन्होंने मुगल शासन की नींव को कमजोर कर दिया, ठीक है। तो इसका फायदा हालांकि मराठों को पूरी तरह नहीं मिला, फायदा कोई और उठा के चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मराठा का उदय ने मुगल शासन के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो थे इनके राजनीतिक कारण जिनकी वजह से मुगल शासन का पतन होना चालू हुआ। कुछ कारण थे सैन्य कारण। देखो अगर आपका साम्राज्य बहुत विस्तार है, बड़ा है, और आपको बाह्य शक्तियों से चुनौती मिलती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सैन्य क्षमता बढ़ी हुई होनी चाहिए, सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। लेकिन मुगल साम्राज्य में सेना लगातार युद्ध कर रही थी, और इतना ही सेना में भ्रष्टाचार बढ़ गया। जब शासक कमजोर होगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। देखो भ्रष्टाचार बढ़ गया सेना में। इसके अलावा मुगल शासकों को, मुगल सेना के पास नौसेना नहीं थी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो इनको आने वाली चुनौतियां मिल रही थी, वो मिल रही थी यूरोपीय कंपनियों से, और यूरोपीय कंपनियां नौसेना में बहुत फास्ट थी। एक तो नौसेना की कमी, पहली बात तो इनकी सैन्य क्षमता खुद की ही कमजोर होने लगी, सेना में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, सेना की ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ये कमजोर होने लगी, ठीक है ना। और सेना अभी भी परंपरागत हथियारों को यूज कर रही थी, क्योंकि अब जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनके पास तो थी बंदूक है, वो गन, और ये लड़ रहे थे अभी तलवारों से। तो कैसी भी स्थिति में भाई गन है, बंदूक का तलवार कभी सामना कर ही नहीं सकती। तो ऐसी चीजें आई थी। दूसरी बात आपको पता है कि सेना में आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है, और चूंकि कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से और उत्तराधिकारी की आंतरिक कलह की वजह से हुआ ये था कि सेना किसके प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाए, इसको लेकर के सेना में ही बेचारी सेना ही एक तरह से क्या हो गई, उसमें ही आत्मविश्वास की कमी होने लगी।
तो मेन कारण है कि सेना का आत्मविश्वास कमजोर होना किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए ध्यान रखना सैन्य क्षमता, क्योंकि तत्कालीन समय में अगर विशाल साम्राज्य को स्थायित्व चाहिए तो उसकी सैन्य पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और इनकी सैन्य पावर नैतिक रूप से, और दूसरी बात हम पावर के रूप से करें, तीसरी बात संसाधनों की दृष्टि से देखें, तो सारी दृष्टि से सैन्य पावर इनकी कमजोर होने लगी। तो ये एक तो कारण था सेना का भी। एक था जागीरदारी संकट, ये बहुत बड़ी इनका एक प्रॉब्लम थी। देखो जागीरदारी संकट में क्या होता था कि मुगलों में आपको पता है जागीरदारों को भूमि दी जाती थी, ठीक है, और ध्यान रखना ये जागीरदार इनके शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आपको पता है जागीरदार है, इनको राजस्व वसूल कैसे शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब इसको देखते कैसे। देखो एक तो इनकी भूमिका होती थी राजस्व वसूलने में, आपको पता है कि राजस्व वसूल के देते थे जहां जहां पर रहते थे उन क्षेत्र के एरिया पर। तीसरी सैन्य सहयोग भी देते थे, और तीसरी अगर बात करें तो शासन संचालन में निचले स्तर पर शासन संचालन करते थे, और किसी प्रकार के विद्रोह को रोकते थे। विद्रोह भी नहीं होने देते थे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मुगल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जमीन जागीरदारों की। लेकिन हुआ क्या था कि औरंगजेब के शासनकाल में एक खालसा भूमि वह भूमि होती थी, खालसा भूमि की अगर मैं बात करूं तो खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल रहता था स्टेट का, राज्य का, शासक का। तो खालसा भूमि में वृद्धि कर दी किसने? औरंगजेब के शासनकाल में। जब खालसा भूमि बढ़ी तो जागीरदारी भूमि कम होने लगी। जब आप आपके जागीरदार तो जागीरदारों की भूमि पर ही डिपेंड थे, और वो आपके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और उस समय आपने क्या कर दिया कि उनकी जमीनों को सीमित कर दिया और वो जमीनें स्टेट कंट्रोल में ला दी डायरेक्ट। हालांकि औरंगजेब का उद्देश्य इसमें दूसरा था, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरा पड़ गया। और इससे क्या है कि जागीरदारों को जब भूमि नहीं मिली तो जागीरदारी प्रथा पर ही संकट आ गया, और जो ये जागीरदार इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे राजस्व वसूलने में, तो राजस्व ढंग से नहीं वसूल पा रहे थे। इससे क्या हुआ? इनका भंडार खाली हो गया। सैन्य सहयोग नहीं दे रहे थे, इससे इनकी सैनिक क्षमता कमजोर हो गई। और इतना नहीं, तो क्षेत्रीय लेवल पर इन्हीं जागीरदारों में से कुछ लोगों ने, जो जमींदार थे, जागीरदार थे या दीवान थे, उन्होंने अपने आप को स्वायत्त करना भी चालू कर दिया। तो दो तरह से इन्होंने मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया। कैसे? एक तो जो सहयोग करते थे वो सहयोग तो तोड़ दिया, साथ में उसको नुकसान पहुंचाना और चालू कर दिया। तो जागीरदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन में एक कारण के रूप में सिद्ध हुआ। ये राजनीतिक कारण थे जो मुगल शासन के पतन के कारण थे। जब भी आपको इस प्रकार की चीज़ों का उत्तर लिखना होता है, यहाँ तो हम बहुत विस्तार से देख रहे हैं, ध्यान रखना, उत्तर लिखना होता है मान लें आपको, तो डायरेक्ट आपको क्या राजनीतिक कारण लिखना है, और राजनीतिक कारण में एक एक कारण लिखते हुए थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देना है, हाँ ऐसा हुआ। दूसरा, जैसे आप जागीरदार से क्या होगा, तो जागीरदारी प्रथा है ये कम हुई, तो भूमि है इनके पास कम हुई, और सैन्य सहयोग मिल रहा था वो सहयोग भी इनको कम हुआ, इससे शासन का पतन हो गया। तो छोटे छोटे कारणों के साथ इसको व्याख्या करनी है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो। नहीं तो कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि राजनीतिक कारण क्या थे, तो राजनीतिक कारणों में आपको पूरा ये सारे कारण बताने, ठीक है। तो थोड़े से फैक्ट जरूर डालने, तो उसको भी आपको इससे वेरीफाई करना। इसके अलावा अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण इनके जिम्मेदार कैसे थे? देखो आर्थिक, आपको पता है कि सैन्य शक्ति के साथ साथ आप आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आर्थिक शक्ति ही आपकी सैन्य शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है, और शासन में स्थायित्व लाती है। तो अगर हम आर्थिक कारण को देखें, इकोनॉमिक कारण क्या थे इनके, तो इससे एक होता है टैक्स फार्मिंग। देखो ये क्या होता है, टैक्स फार्मिंग शब्द को समझो पहले। टैक्स फार्मिंग क्या होता है कि टैक्स की फार्मिंग, यानी कि टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए। अब क्या किया कि टैक्स फार्मिंग का नुकसान क्या हुआ कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा राजस्व तो वसूला, इसलिए किसानों का इनका शोषण होना चालू हो गया था, लेकिन कृषि के विकास में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं दिया। और ये टैक्स फार्मिंग की ठेकेदारी प्रथा होती थी, एक तरह से ठेकेदारी, कि जो ठेकेदार इनको सबसे ज्यादा राजस्व वसूल के देगा उसी को राजस्व का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकार दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा राजस्व
वसूलेगा। अब कोई व्यक्ति राजस्व सबसे ज़्यादा वसूलेगा तो किसानों से वो किसी भी प्रकार का हथकंडे अपना करके राजस्व वसूलेगा और इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और कृषि का पतन भी इससे निश्चित हो जाएगा। तो देखो, इन्होंने आर्थिक कारणों में जो टैक्स फार्मिंग पद्धति थी इसका एक नुकसान बढ़ा हुआ। इतना ही नहीं, इनके व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब व्यय कैसे बढ़े? लगातार जब आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध में आपका तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इतना नहीं, आप भव्य इमारतों का निर्माण कर रहे हो और उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा खर्च होगा और सबसे बड़ा खर्च है वो विलासिता। आपको पता है कि जो उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के बाद वो बहुत ही ज़्यादा विलासीपूर्ण थे और इनने विलासिता में इतना खर्च किया कि इससे दो तरह का नुकसान हुआ। एक तो इनका नैतिक पतन हुआ ही था, साथ साथ में राजस्व भंडार है उसको भी, जो राज्य का भंडार था उसको भी इन्होंने खर्च कर दिया। यानी कि शासक का व्यक्तिगत खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब शासक का व्यक्तिगत खर्च होगा, एक तो आपकी आमदनी आना कम हो गई और आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो गए, तो आर्थिक रूप से तो आप संकट में चले जाओगे और जब जैसे ही आप आर्थिक संकट में जाओगे तो आपकी सैन्य क्षमता अपने आप कमजोर हो जाएगी। ये ध्यान रखना। आज की बात भी देख लो, जो देश इकोनॉमिक रूप से पावरफुल है डेफिनेटली आर्मी रूप से भी अपने आप को पावरफुल कर ही लेता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, शक्ति का एक पक्ष सेना तो है ही है, साथ साथ में आर्थिक फैक्टर भी एक शक्ति होती है, ध्यान रखना। तो जब इनका आर्थिक पतन होने लगा तो इससे क्या हुआ कि व्यय बढ़ा। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया कि उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया। इसी समय यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था और हमारे यहाँ उद्योग नाम से कुछ नहीं बढ़ावा दिया, उद्योगों को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया था। और इससे क्या है कि एक चीज और, जैसे ही केंद्रीय स्तर पर शासन कमजोर होने लगा तो जो व्यापारी थे, जो स्थानीय जो निवेशक थे, छोटे मोटे निवेशक थे, ये निवेशक बड़े बड़े मतलब दिल्ली के सम्राट से हट करके लोकल जो शक्तियां थी, स्थानीय शक्तियां थी, जो नई नई शक्तियों का उदय हुआ था, वहां पर शिफ्ट हो गए थे। कौन? निवेशक, ठीक है ना। अब निवेशक स्थानीय स्तर पर शिफ्ट हो गए तो ये वहाँ जैसे कोई बंगाल में चला गया, कोई मद्रास में हैदराबाद के पास आ गया, कोई अवध के पास आ गया, तो इन्होंने स्थानीय शक्तियों का प्रभाव इन पर ज़्यादा आ गया। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटें थी, है ना, जितने भी छोटी छोटी इंस्टीट्यूट जो वित्तीय निवेश करती थी, वो सारी इंस्टीट्यूट है वो स्थानीय स्तर पर आ गई थी। यानी केंद्रीय नियंत्रण, केंद्र जो पहले वहाँ पर मुगल साम्राज्य में खुद निवेश करती थी, सहयोग करती थी आर्थिक रूप से, वो अब स्थानीय, क्योंकि जैसे उसका पतन हो गया तो भाई एक व्यापारी है या एक निवेशक है, उसको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट वहाँ मिल नहीं रहा, इसलिए वो फिर छोटी छोटी शक्तियाँ हैं जो नई शक्तियों का इमर्जिंग हो रहा था, चाहे वो मराठे हो, चाहे हम बात कर सकते हैं जाट हो, सिख हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अवध हो, हैदराबाद हो, बंगाल हो, तो सारी शक्तियाँ दिल्ली से शिफ्ट होकर के यहाँ गई। तो जो इन्वेस्टमेंट औद्योगिकरण के लिए आना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया और इससे उद्योग विकास नहीं हो पाया। और तत्कालीन समय में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था, हमारे यहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं मिला। ये भी एक पतन का कारण था। अगर आप औद्योगिक रूप से सक्षम होते, निवेशकों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते, तो आपकी आर्थिक और सैन्य क्षमता दोबारा से बढ़ जाती। देखो, इकोनॉमिक कंडीशन हर राज्य की खराब होती है, एक साइकिल होता है कि कभी ना किसी भी समय कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आता है कि उसकी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो उसको संकट का सामना करने के लिए तैयार होता है, उसको मजबूत करता है, दोबारा से चीज़ें सुधारता है। जैसे हमने भी कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी चीज़ें रिफॉर्म करी। इसी समय अगर मुगल शासन भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने पर ध्यान देता तो निश्चित रूप से दोबारा अपनी क्षमता बढ़ा सकता था, लेकिन जो कि उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए, सैन्य खर्च बढ़ता चला गया और साथ में विलासितापूर्ण व्यय ज़्यादा होने लगा, तो इससे आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होने लगी, ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक कारण, देखो सामाजिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण है औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीति ने क्या कर दिया? औरंगजेब की नीति ने असहिष्णुता की नीति अपनाई और असहिष्णुता की नीति में औरंगजेब ने क्या किया? एक तो मंदिर तोड़वाए, ठीक है, एक जजिया कर लगाया, ठीक है, और इतना ही नहीं, फिर शासन में हिंदुओं को हटा दिया गया था। अब जब आपके ध्यान रखना, अकबर का शासनकाल हो, चाहे जहांगीर का शासनकाल हो या शाहजहां का शासनकाल हो, इस शासनकाल में शासन संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुओं, जो राजपूत शासक थे या हिंदू शासक थे, उनकी रही थी। लेकिन जब औरंगजेब ने अपनी असहिष्णुता की नीति के अंतर्गत
औरंगजेब की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, इसने बहुत बड़ा नुकसान मुगल साम्राज्य को किया। कि जब आपको पता है कि इतना बड़ा साम्राज्य में 90% पॉपुलेशन गैर इस्लाम है, तो आपको गैर इस्लाम विरोधी नीति तो अपनानी ही नहीं चाहिए। तो इससे हुआ क्या था कि इनसे जो ये इसकी असहिष्णुता की नीति थी, इनसे ही इनके विद्रोह पैदा हुए, और ऐसे विद्रोह हुए कि उनको समाप्त करना इनके लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाया। विद्रोह पैदा हुए, अगर हम बात करें जाटों का, अगर बात करें सिखों का, है ना, जाटों का, सिखों का, बुंदेलखंड, बुंदेल जो है उनका, ये विद्रोही पैदा हुए क्योंकि इन्होंने इसका विद्रोह किया। और इसके अलावा इतना नहीं, राजपूत जो इनके बड़े सहयोगी थे वो भी इनके एक तरह से विद्रोही हो गए, क्योंकि जब इन्होंने असहिष्णुता की नीति अपनाई, जब धर्म को आगे ला दिया इन्होंने, तब तो इनको हिंदू धर्म के जो शासक है उनसे सहयोग मिलना ही लगभग लगभग समाप्त हो चुका था। तो जो सल्तनत काल, जो मुगल काल, जिसकी नींव गैर इस्लाम लोगों से ही रखी गई थी और जिनका शासन का संचालन गैर इस्लाम लोगों के द्वारा ही किया जा रहा था, उस समय औरंगजेब के द्वारा जो धार्मिक नीति अपनाई गई थी, उसमें जो असहिष्णुता की नीति थी, उसने मुगल शासन का अच्छी तरीके से पतन किया। अगर ये ध्यान रखना, और फैक्ट तो एक साइड है, सैन्य कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब रिफॉर्म हो सकते हैं, इनको सुधारा जा सकता है, स्थिति को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी नींव थी वो थे आपके साथ सहयोगी, जो अकबर ने सहयोग बनाया था, जो अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर का शासनकाल का स्थायित्व का मेन कारण था कि अकबर की धार्मिक नीति बड़ी समन्वयपूर्ण थी, हार्मोनियस थी, सेकुलरिज्म की तरह थी, सभी धर्मों को साथ लेकर के थी, और इसीलिए अकबर अपने शासन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना पाया। चाहे जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, इन्होंने भी अकबर की नीति को फॉलो किया, लेकिन औरंगजेब ने अकबर की नीति के विरोध की नीति अपनाई और उसने भारत जैसे विशाल हिंदू साम्राज्य को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की फोकस किया। और इसका ये कारण हुआ कि जो मुगल शासन इतना मजबूत शक्तिशाली था, वह मुगल शासन कुछ ही समय बाद पतन हो गया। तो मेन कारण था औरंगजेब की असहिष्णुता की नीति, इसने मुख्य रूप से मुगल शासन को पूरी तरह से तोड़ दिया। ठीक है ना। तो जजिया कर लगाना 1779 में लगभग ये जजिया कर लगाया था दोबारा, है ना। तो जब आप एक बात ध्यान रखना, जब आप इतने विशाल हिंदू साम्राज्य के ऊपर अगर शासन करना चाहते हो और उनके विरोध की अगर आप नीति अपनाओगे, तो फिर आपका साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली रहा हो, हिंदू शक्तियाँ, जो हिंदू शासक थे, वो भी अपने आप में उस समय शक्तिशाली थे। और इसलिए अकबर इस बात को पहली बात ही जानता था कि विशाल साम्राज्य में अगर मुझे विशाल सम्राट बनना है, तो निश्चित रूप से मुझे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनानी होगी। तो इस बात से सबक लेकर के जितने भी उत्तराधिकारी राज्य आए थे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, चाहे बंगाल हो, चाहे अवध हो, चाहे हैदराबाद हो, इन सब ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पूरी तरह फॉलो किया कि अगर शासन में स्थायित्व लाना है तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति होनी चाहिए। तो मेन कारण अगर हम देखेंगे तो ये मेन कारण था अकबर की नीति का। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जाट विद्रोह का इन्हें सामना करना पड़ा, सतनामी विद्रोह का इन्हें सामना करना पड़ा, मराठाओं का इन्होंने सामना किया। मराठा इसलिए तो इनके विरोधी हुए, है ना। तो इसी कारण से इनका पतन का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था, यही था। इसके बाद तो इन्हें मराठाओं ने इनके दरबार में गुटबंदी ला दी, मराठाओं ने इनके उत्तराधिकारियों को नष्ट किया, मराठा ही इनको टक्कर देने लग गए। मेन कारण तो यही था। अगर ध्यान रखना, अगर आप कारण लिख रहे हो तो उसमें अकबर की, औरंगजेब की नीति को जरूर लिखना। अगर आपसे कभी मुगल साम्राज्य के पतन की चीज़ पूछी जाए तो औरंगजेब की नीतियों को जरूर से जरूर लिखना है। हालांकि पूरी तरह औरंगजेब की नीति तो नहीं थी, लेकिन औरंगजेब की नीतियों का अगर भाग देखें तो लगभग 80% भाग मुगल साम्राज्य के पतन में जिम्मेदार था। चाहे उसकी दक्कन नीति हो, चाहे उसकी धार्मिक नीति हो, चाहे उसकी साम्राज्यवादी नीति हो। औरंगजेब एक अच्छा शासक था, लेकिन वो एक दूरदर्शिता की हम बात करें, वो दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा उसमें नहीं थी जितनी अकबर में थी। एक इनके पतन का कारण था दक्कन नीति, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये दक्कन नीति थी ना, देखो अकबर को ये बात भली भांति पता है कि दक्कन का क्षेत्र, भारत का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उत्तर के भारत से एकदम अलग है, उत्तर के क्षेत्र से। तो अगर आप दिल्ली में हो और आप शासन करना चाहते हो दक्षिण में, तो आप ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिण क्षेत्र है वो बहुत जटिल भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, उसकी सांस्कृतिक विविधताएं एकदम अलग है। और इतना ही नहीं, उसकी जो भौगोलिक दूरी है दिल्ली से, वो भी बहुत दूर है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या हुआ था कि दक्षिण की नीति पर एक तो लगातार आप युद्ध लड़ रहे हो, युद्ध लड़ते हुए ना तो आपका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ,
अब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ तो आपको आर्थिक सहायता दोबारा कोई मिली नहीं, तो इससे आपका सैन्य खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और लगातार युद्ध के बाद जब आपको सफलता नहीं मिलती तो आपकी सेना का जो कमज़ोर है, सेना में जो आत्मविश्वास है वो भी कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है कि इनकी सैन्य क्षमता भी एकदम से धराशायी हो गई, आर्थिक संसाधन है वो भी कमज़ोर हो गए और मुगल शासन के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भाई आक्रमण ने भी जो इस्लाम ये शासन है मुगल शासन, इसमें भाई आक्रमण की अगर हम बात करें तो भाई आक्रमण हुए थे इन पे। चाहे हम बात करें नादिर शाह का आक्रमण 1739 में करनाल में हुआ था, करनाल युद्ध के नाम से इसको जानते हैं हम। इस करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को सबसे पहले तो चुनौती दे दी, दुनिया के सामने बता दिया कि मुगल साम्राज्य कमजोर है, उसको कोई भी टक्कर दे सकता है। एक तो ये काम कर दे, क्योंकि ध्यान रखना कई बार ना आप चाहे कमजोर हो लेकिन बाहर से देखने मजबूत चाहिए, तो आपसे कोई टक्कर नहीं लेगा आसानी से। तो मुगल साम्राज्य पिछले 2 शताब्दियों से मजबूत था, इसलिए कोई जल्दी से उससे टक्कर नहीं लेता था। वो तो ये खुद ही साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अटैक करते थे, इन पे कोई अटैक नहीं करता था आसानी से। लेकिन नादिर शाह इनकी आंतरिक स्थिति से भली भांति जानता था, और इतना नहीं, नादिर शाह को इनके दरबारी जो षड्यंत्र है उसके बारे में भी सहयोग मिला, उससे भी इसको सहयोग मिला। और चूंकि आपको पता है कि नादिर शाह इस बात को भली भांति जानता था कि भारत में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है, तो नादिर शाह ने अटैक किया 1739 में, और अटैक के बाद बहुत जल्दी ही युद्ध जीत गया था। और जैसे ही नादिर शाह युद्ध जीता तो दुनिया के सामने, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने ये बात तो चली गई कि हम भी मुसलमान जो इस्लाम साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, इससे टक्कर ले सकते हैं। और यहीं से कमज़ोर तो था ही, और उस कमज़ोर का भी दुनिया को पता लग चुका था। तो करनाल का युद्ध, इस युद्ध ने एक तो जो इनका आत्मविश्वास था वो तोड़ दिया, जो क्षेत्रीय शक्तियों का डर था वो भी तोड़ दिया, और सबसे बड़ा बात, इनके आर्थिक भंडार को लूट के लेके गए। इनके जो जितना भी राजकोष है उसको बहुत बड़ी मात्रा में लूट के ले गए। मयूर ध्वज जो शाहजहां ने बनवाया था, इनका सिंहासन था, उसको भी लूट के लेके चले गए। उसको ले जाना बड़ी बात है। उसको अगर सिंहासन को ले गए तो देखना ऐसा नहीं कि सिंहासन देखने में अच्छा था, ये बात तो सही है, लेकिन सिंहासन को ले जाने का मतलब ये था कि वो शासन का कंट्रोल अपने पास ले गए थे, फिर अपनी कठपुतली के रूप में हम मुगल शासकों को बैठा चुके थे। तो इसीलिए फिर अहमद शाह अब्दाली आया, उसने और अच्छी तरीके से इनका सब कुछ काम कर दिया। तो इस बात का ये बात संकेत है कि मुगल शासन के पतन के लिए एक कारण नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कारक जिम्मेदार है, लेकिन कुछ कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने मुगल शासन का पतन तो होता, लेकिन उन कारणों ने मुगल शासन के पतन को गति दे दी, जिसमें हम कह सकते हैं औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब की नीतियों की अगर हम बात करें तो औरंगजेब की नीतियों ने मुगल शासन को थोड़ी गति दे दी पतन को, नहीं तो मुगल शासन का पतन होता, हर साम्राज्य का पतन होता है लेकिन उसमें समय लगता है। लेकिन जिस तीव्र गति से एक विशाल साम्राज्य का पतन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं औरंगजेब की नीति ज़्यादा जिम्मेदार है। तो सवाल आपसे कई तरीके से पूछा जाता है इसमें मेंस में, चाहे ऑप्शनल की बात करें उसमें भी ध्यान रखना। अगर औरंगजेब की नीति पूछिए तो औरंगजेब की लिखना, लेकिन साथ में अन्य कारण भी लिखना। और अगर आपसे अन्य कारण लिखना है कि पूरे कारण पूछे जनरल में कि किस तरीके से पतन हुआ, तो उसमें औरंगजेब की नीति को प्रायोरिटी देना। ये होता है एक आंसर को बैलेंस करने का तरीका कि किस तरीके से उसमें अपना पार्ट ज़्यादा घुसाया जाए, किसको कम किया जाए। तो ध्यान रखना, कारण कुछ भी हो आपको कारण में उस तरीके से देना है कि मुझे, अगर मान लो उन्होंने औरंगजेब की ही नीति पूछी है कि मुगल साम्राज्य, पूछा भी है क्वेश्चन कई बार कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीति कहाँ तक जिम्मेदार है, तो उसमें भी आपको मुद्दे वाइज डिस्कशन करना है। औरंगजेब की राजनीतिक नीति, औरंगजेब की सैन्य नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की दक्खन नीति, ठीक है ना, ये सारे एक एक पॉइंट बताने। इसके अलावा एक फैक्ट देना है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति में जजिया कर लगाना, मंदिरों को तुड़वाना। दक्कन नीति की बात करें तो औरंगजेब द्वारा लगातार युद्ध करना, ठीक है। राजनीतिक नीति की बात करें तो सेंट्रलाइज शासन किया उसने, जागीरदारी प्रथा है उसको सीमित किया। तो ये एग्जाम्पल देने, ये तो आपको देना है, लेकिन साथ में कहना कि देखो ये बात ही पूर्णतः गलत है कि अकेला औरंगजेब ही इसके लिए जिम्मेदार था। ये कारक नहीं, कई कारक होते हैं एक विशाल साम्राज्य के पतन के लिए। क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखना, औरंगजेब के द्वारा मुगल शासन का जितना विस्तार किया गया था उतना तो अकबर ने नहीं किया। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा किया है ना, बहुत। इनके जो सूबे हैं सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे थे, इनके जितने भी प्रांत है उनकी वृद्धि औरंगजेब के टाइम पे हुई। इसलिए औरंगजेब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त शासक था। ऐसा नहीं औरंगजेब और ध्यान रखना शासन के प्रति बहुत कमिटेड था, भोग विलासी बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। एक शासक के क्या नियम होते हैं उन्हीं के आधार पर वो शासन संचालन करता था, ठीक है ना। बट उसका जो टारगेट था थोड़ा सा वो था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना।
लेकिन उस टाइम उसकी दूरदर्शिता में ये कमी रह गई थी कि इतने विशाल हिंदू शासन पर, इसने विशाल जहां पर 90% पॉपुलेशन हिंदू है, वहां दारुल हर्ब की स्थापना कैसे पॉसिबल थी। वहां दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना पॉसिबल थी नहीं। तो ये दूरदर्शिता की उसकी कमी थी। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं मुगल शासन के पतन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। तो अब ध्यान रखना, मुगल शासन का पतन तो हो गया, ठीक है ना, और नई शक्तियां हैं उस समय आपको पता है उदय हुई थी। तो नई शक्ति, अगर हम बात कर समय शक्ति विकेंद्रीकरण, लेकिन एक चीज़ इसमें थोड़ा सा इसके इफेक्टों में देखेंगे। अभी तो हमने पिछले इसके पतन के जो कारण हैं उनके बारे में देखा है। अगर हम अभी देखते हैं दोबारा से इस चीज़ों के बारे में, तो देखो ये अगर इसमें मैप में देखने को मिलेगा कि एक मुगल साम्राज्य जो उस समय था विस्तार के साथ, और एक मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के बाद हो गया, इतना सीमित हो गया था घट के, जो इतना बड़ा था। क्योंकि इसमें बात करेंगे हमें तो राजपूत अलग हो गए, इधर बंगाल इससे थोड़ा सा स्वायत्ता प्राप्त कर चुका था, ये हैदराबाद, ये अवध। तो इस प्रकार से नाम मात्र के लिए तो विस्तृत था, लेकिन वास्तविकता में मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद से ही पतन होना चालू हो गया और विघटित हो गया। इसी संदर्भ में ये तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य का अगर पतन हुआ है तो उसके परिणाम आसान नहीं होंगे, उसके परिणाम बहुत भयानक देखने को मिले। और क्या परिणाम हुए, हो सकता है कोई शासन जब पतन होता है तो किसी को तो नुकसान होता है, किसी न किसी को फायदा जरूर होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फायदा देखने को मिला वो ब्रिटिश कंपनी को फायदा हुआ। तो इसलिए यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है, कई बार लोग बोलते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का जैसे भारत में पतन हुआ तो ये भारत का 18वीं सदी का जो इतिहास है ये विघटित जो साम्राज्य उनका इतिहास है। तो जो विघटित साम्राज्य उनका इतिहास है ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि बड़े साम्राज्य का पतन होना या उसका टूटना हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, उससे बल्कि जो विशाल साम्राज्य शक्ति केंद्रीकरण पर आधारित था और शासन संचालन महत्वपूर्ण तरीका नहीं निभा रहा था, उसकी शक्तियाँ विकेंद्रीकृत हुई थी और शक्तियों का नया केंद्र बने, जिसमें हम बोल सकते हैं बंगाल, जिसमें बोल सकते हैं अवध, जिसमें बोल सकते हैं हैदराबाद। तो शक्ति विकेंद्रीकरण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ, और शक्ति विकेंद्रीकरण होना भी एक अच्छी बात होती है। तो ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है कि 18वीं सदी का इतिहास भारत का विकसित साम्राज्यों का था, नहीं। उस समय भी भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य है वो अपने विकास की ओर बढ़े, उनका प्रशासन बहुत अच्छा रहा और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसके परिणाम क्या निकले। इसको लेकर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो परिणामों में सबसे बड़ा परिणाम यह था कि ब्रिटिश कंपनी के लिए द्वार खुल गया। यानी एक कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी की चुनौती का सामना कोई नहीं कर सका। सामना करने हेतु केंद्रीय शक्ति नहीं थी। अब कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी का चुनौती का सामना कर सके, और इससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में राजनीतिक विस्तार करने की जो उनकी योजना है वो आसानी से सफल होने में योगदान मिल गया। यानी क्योंकि इनको टक्कर देने वाली कोई पावर बची ही नहीं। ये सबसे बड़ा एक इसका परिणाम हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ उसका मेन कारण था मुगल साम्राज्य का पतन। नहीं तो मुगल अगर पावरफुल होते तो ब्रिटिश कंपनी को उसी समय भगा देते। दूसरा अगर हम देखें कारण, दूसरा परिणाम तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ इसका मतलब शक्ति विकेंद्रीकृत हुई, और शक्ति विकेंद्रीकृत होना अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा बुरी बात होती है। और क्षेत्रीय शक्ति आपको पता है इनका एक तो उत्तराधिकारी राज्य आए। उत्तराधिकारी वो राज्य जो मुगल शासन के पतन के बाद अपना विकास किया, है ना। दूसरा वो स्वायत्त राज्य जो पहले इनके मुगल साम्राज्य में थे, लेकिन इनसे जैसे इसका स्थिति कमजोर हुई उन्होंने अपने आप को स्वायत्त कर लिया। और तीसरे थे विद्रोही राज्य। अगर इनका एग्जाम्पल दे तो उत्तराधिकारी राज्य जिनका मुगल साम्राज्य पहले अस्तित्व तो नहीं था, वो मुगल साम्राज्य में ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में अपने नए साम्राज्य का उदय कर लिया, जिनमें हम कह सकते हैं बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है ना। इसी प्रकार स्वायत्त राज्य जो पहले मुगल शासन के अधीन थे, उन्होंने मुगल शासन की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति कमजोर हुई उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया। जिसमें हम बात कर सकते हैं राजपूतों की। राजपूत आपको पता है पहले मुगलों के अधीन थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को स्वायत्त कर लिया,
ठीक है ना। तो राजपूत साम्राज्य है ये स्वायत्त राज्यों की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार कुछ थे विद्रोही राज्य जो मुगल शासन की सामाजिक धार्मिक नीतियां थी, उनके विद्रोह के परिणाम स्वरूप उनका ओरिजिन हुआ, जिसमें आप बोल सकते हैं मराठे, जाट और सिख, ये वो साम्राज्य थे। तो इससे भारत में जो पहले पावर केवल और केवल दिल्ली तक ही नहीं थी, वो पावर डिसेंट्रलाइज हो गई। अब पावर है उसका एक भाग दक्षिण चला गया, पूर्व में, पश्चिम में, और ये भारत के राजस्थान में आ गया इधर। तो पावर का विकेंद्रीकृत होने लग गया, तो शक्ति विकेंद्रीकृत हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण इसका परिणाम ये हुआ। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक परिणाम देने को हुआ वो हुआ था भारतीय अधीनता का युग की शुरुआत। क्योंकि अब किसी बाह्य शक्ति से कंट्रोल करने के लिए, बाह्य शक्ति से टक्कर लेने के लिए कोई भी शक्ति भारत में मौजूद नहीं थी। तो इस प्रकार ध्यान रखना। अब इसमें से आपको समझना क्या है इंपॉर्टेंट चीज। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन और कारक, इनके जिम्मेदार कारक है वो आपको पता लग गया होगा, फिर इसके परिणाम है वो भी आपको पता लग गया होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के, अगर मान लो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि क्या पतन होना कहाँ तक सही था, या पतन, क्या लगता है कि पतन से भारतीय स्थितियां सुधरी, या मुगल साम्राज्य में जब उत्तराधिकारी कमजोर थे तो उससे अच्छा है कि क्षेत्रीय शक्तियां ही शासन कर ले ताकि वो प्रशासनिक रूप से सुधार कर ले, अपना विकास कर ले। तो इसलिए सवाल यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है कि विकसित साम्राज्यों का इतिहास था, तो उसको आपको वो मुख्य रूप से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण यानी कि जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि आपका साम्राज्य तो टूटा हुआ था, हम आए उन्होंने जोड़ा, यानी कि हमारा यहाँ आना सही था आपके लिए। तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के टर्म्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें यह बात दिखाना कि नहीं, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी भारत एक विखंडित साम्राज्य में नहीं था, बल्कि शक्ति विकेंद्रीकरण के रूप में था। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको मुगल साम्राज्य की पतन है इसको देखने को मिल गया होगा। अब जब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकल के आया वो था रीजनल पावर का इमर्जिंग, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनका उदय। इसको हम जरूर देखते हैं। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला। देखो, क्षेत्रीय शक्तियां, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना एक कितना बड़ा मतलब बड़ी बात है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि इससे काफी समय बाद एक तो शक्ति विकेंद्रीकृत हुई। ठीक है, शक्ति की अभी विकेंद्रीकृत हुई। सबसे बड़ी बात है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, और विकेंद्रीकरण होने से शासन संचालन है वो मजबूत हुआ। शासन संचालन है वो मजबूत तो हुआ, परंतु इसकी कमी क्या थी, परंतु यह किसी बाह्य शक्ति को चुनौती नहीं दे पाए, बाह्य शक्ति की चुनौती को नहीं रोक पाए। अगर आप सोच लो कि जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ साम्राज्य विस्तार कर रही थी, उस समय अगर मराठा, मैसूर, अवध, हैदराबाद ये मिल जाते तो कुछ ही टाइम में ब्रिटिश कंपनी यहाँ से भाग चुकी होती। तो इसलिए विकेंद्रीकरण एक सीमा तक था, लेकिन बाह्य शक्ति से टक्कर लेने के लिए विकेंद्रीकरण सही नहीं होता, उस समय आपका केंद्रीकरण होना जरूरी था। तो इसलिए अगर आपको पता है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में जीतने के लिए जो घेरे की नीति अपनाई थी, जो अपनी नीति अपनाई थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि इनको सबको अलग अलग कर दिया था, और अलग अलग करके एक एक को एक दूसरे के प्रति भड़का करके इन्हीं के हथियारों को इन्हीं के ऊपर यूज करके अपने शासन को मजबूत कर दिया। तो जो शक्ति विकेंद्रीकरण था ये एक सीमा तक तो सही हुआ, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत ही नकारात्मक साबित हुआ। और वो परिणाम क्या था कि इससे ब्रिटिश कंपनी है उसको भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने का पूरा मौका मिल चुका था। तो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मैंने बताया था आपको कि इनके तीन जो थे, एक था उत्तराधिकारी, मतलब पूरा अगर बात करें तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत के जो तत्कालीन राज्य थे जितने भी, उनको तीन प्रकार के राज्यों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है उत्तराधिकारी स्टेट, दूसरा है विद्रोही, और तीसरा है स्वायत्त। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, उत्तराधिकारी स्टेट कौन से थे? उत्तराधिकारी वो स्टेट थे जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से, जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो जो उनके मुगल सूबेदार थे, जो उनके ही
प्रशासक थे, उनके प्रशासन को चलाने वाले कुछ सूबेदार थे, दीवान थे, ये मतलब अलग अलग डेजिग्नेशन होती थी। तो जो थे उन्होंने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया और अपना नया साम्राज्य बना लिया, अपना नया स्वायत्त बना लिया। जैसे अगर बात करें हम बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है ना, बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन्होंने क्या किया कि अपना अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। थे तो उसी में, यहाँ क्या थे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद, जैसे मुर्शिद अली खान, ठीक है ना, मुर्शिद अली खान ये क्या था कि यहाँ पर एक दीवानी था, बाद में इसको सूबेदारी का पद मिला और इसने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया, दिखाने के लिए, नाम मात्र के लिए टैक्स भेजता रहा दिल्ली में। जैसे दिल्ली कमजोर हुई इसने उस टैक्स भेजना भी बंद कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया, इसलिए ये उत्तराधिकारी राज्य है। यानी कि ये पहले थे नहीं, लेकिन जैसे पतन हुआ इन्होंने अपना नया राज्य बना लिया, इसलिए उत्तराधिकारी हो गए। दूसरी बात, विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य वो राज्य थे जो मुगल शासन के उत्तराधिकारियों, मुगल शासन की जो नीतियाँ हैं और नीतियों के परिणाम स्वरूप उनके जमींदार या उनके सरदार, इन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने शासन को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो मराठे, एक टाइम पर मराठे आपको पता है किसके अधीन थे? मुगलों के। एक टाइम पर सिख है, ये भाग भी मुगलों का अधीन था, और जाट तो थे ही इनके अधीन। लेकिन मराठे, सिख और जाट ने मुगल शासन की तत्कालीन जो धार्मिक और सामाजिक नीतियाँ हैं इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जैसे जाट विद्रोह का मेन कारण क्या था कि भू राजस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि जाट है वो खेती करते थे, तो भू राजस्व जब ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसके विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी से इन्होंने अपना एक नया राज्य बना दिया। ये संगठित हुए और इन्होंने अपना राज्य बना लिया, अपनी सेना बना ली और इसके बाद इसने टक्कर देना चालू कर दिया। स्वायत्त राज्य वो राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई उन्होंने अपने आप को स्वायत्त कर लिया, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के अधीन तब तक रहेगा जब तक वो उससे कमजोर है। जब तक उसको अधीन रखने वाला कमजोर होगा, जैसे ही वो अधीन रखने वाला कमजोर होता है, उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले स्टेट अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लेते हैं। तो ये स्वायत्त स्टेट है जिसमें मैं बात कर सकता हूँ। तो इसमें होता है एक तो राजपूत, एक त्रावणकोर और एक होता है मैसूर। तो कई बार प्रीमो सवाल ऐसा बन जाता है कि कौन सा राज्य मतलब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, कौन सा विद्रोही था और कौन सा स्वायत्त था। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, इन जो नए साम्राज्य की बने, आपसे पूछते हैं कि जो नए साम्राज्य बने थे, छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ बनी थी, इनकी कॉमन विशेषताएं क्या थी? तो ध्यान रखना, इन्हें ये इसमें ज़्यादातर ये जितने भी शासन है, जितने भी ये राज्य बने थे, इन राज्यों को बनाने वाले ज़्यादातर जो व्यक्ति थे, जो इनके शासक बने, नवाब बने, वो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके कारणों से बहुत भली भांति परिचित थे। इसलिए उनसे सीख लेते हुए उन्होंने नीतियों में बदलाव कर दिया। तो इनका जो कॉमन विशेषताएं थी, इनकी अगर हम कॉमन विशेषताएं देखेंगे तो इन्होंने एक तो कौन सी नीति अपनाई? सहिष्णुता की नीति। एक कौन सी नीति अपनाई? सहिष्णुता की नीति। अब सहिष्णुता की नीति में जजिया कर रहे हैं उसको समाप्त कर दिया गया। अपने प्रशासनिक पद है उन पर हिंदू जो लोग हैं उनको अच्छा पद दिया गया और किसी प्रकार का भेदभाव शासन से समाप्त कर दिया गया था। तो एक तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट नीति प्रशासनिक सहिष्णुता की नीति। जो सहिष्णुता की जो नीति है, इनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे मेन कारक क्या था। इसलिए इन्होंने ये जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां उदय हुई, इन सारी शक्तियों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो ये कई बार प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है कि इनकी नीतियां क्या थी। तो एक नीति ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण सहिष्णुता की नीति। दूसरा, इन्होंने प्रशासनिक ढांचे को ज़्यादा चेंज नहीं किया। प्रशासनिक ढांचा था मुगल, जो प्रशासनिक ढांचा था मुगल प्रशासनिक ढांचा स्वीकार किया, परंतु उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया इन्होंने कि जैसे मुगलों में जमींदारी प्रथा को लेकर के जो बड़े बड़े जमींदार थे और वो जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, उनको हटा दिया। नए जमींदारों को लेकर के आए, बड़े जमींदारों को दबाया था, क्योंकि इनको ये बात भली भांति पता है कि इसी टाइम पर हमें भी अधिकार मिले, हम अलग हो गए, कल के जाके हमारे अधीन काम करने वाले जमींदारों को ज़्यादा अधिकार देंगे ही, हमें ही पटक देंगे। तो ये सब इन भली बातों को, सारी बातों को अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि हमारा पतन किस तरीके से हुआ है, मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ है, तो इसी तरीके से कहीं हमारा पतन ना हो जाए, इसलिए ढांचा तो इन्होंने स्वीकार किया पर उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग किए। ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने क्या गेम खेला, क्योंकि ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य पतन तो हुआ लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं था। ध्यान रखना,
अभी भी उसकी शक्तियाँ थी क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसलिए इन्होंने सोचा कि एक छोटी शक्ति मुगल साम्राज्य से टक्कर तो नहीं ले सकती, इसलिए जैसे बंगाल अकेला नहीं ले सकता, हालांकि मुगल पतन थे लेकिन अकेला बंगाल तो नहीं लड़ सकता था, इतना कमज़ोर तो नहीं था मुगल शासन। तो इसलिए बंगाल, अवध, हैदराबाद ये दिखावे के तौर पर उनसे बोलते रहे, जी हुजूर, जी हुजूर, हम आपके ही हैं, हम आपके अधीन हैं। दिखावे के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने मुगल सत्ता को तो स्वीकार किया लेकिन उसका एक भी निर्णय नहीं माना। उसको दिखावे के तौर पर कुछ उसको कर बेचते रहे और कुछ टाइम बाद वो भी बंद कर दिया। लेकिन दिखावे का तौर का मतलब मैं बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक रूप का मतलब है कि इन्होंने मुगल साम्राज्य का विद्रोह कभी नहीं किया, खुल के उसका विरोध नहीं किया, उसके विरुद्ध कभी नहीं गए, ये चीज़ ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य को प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार किया। प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार करने का फायदा क्या था कि ये मुगलों के प्रत्यक्ष विद्रोही नहीं बनना चाहते, प्रत्यक्ष युद्ध से बचना। और फिर जो अन्य शक्तियां थी, एक चीज और था इसमें, एक रणनीति और थी इनकी। जैसे अगर मान लें कंपनी, अगर कंपनी को पता है कि भाई ये बंगाल है, ये मुगलों का है, तो कंपनी भी डायरेक्ट इनसे युद्ध करने से पहले थोड़ा झिझकती थी कि इनके साथ अभी भी मुगल हैं, उनके पास आर्मी है, वो हमसे टक्कर ले सकते हैं। लेकिन अगर मान ले कोई बंगाल खरीदता, नहीं मैं मुगलों से अलग हूँ, स्वतंत्र स्वायत्त हूँ, तो फिर कंपनी को फायदा मिल जाता, अकेली शक्ति पीट लो, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने रणनीति अपनाई कि देखो एक तो उधर भी अपना बना रहेगा, उनको दिखावे के तौर पे उनके सामने जी हुजूर करते रहना है, थोड़ा बहुत टैक्स भेजना है, बाकी अपना काम मजबूत करना है। यहाँ पर ये होता है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जो डिसीजन होता है। तो ये जो इनके जो ये थे, जितने भी इनके जो संस्थापक थे इन राज्यों के, उन्होंने क्या है कि मुगल शासन में काम किया था, तो रणनीतियों को पूरा जान चुके थे कि कैसे हमें करना है, क्या करना है। तो ध्यान रखना, जो पहले उस शासन में काम करा है उसको उसकी सारी कमजोरियां पता होती है और सारी शक्तियों का भी पता होता है। तो इन शासकों में जैसे बंगाल में अगर हम मुर्शिद अली खान की बात करें तो इसको पता था कि मुगल शासन कितना मजबूत है, मैं अकेला उससे टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए उसके सामने दिखावे के तौर पर हम प्रतीकात्मक रूप से मुगल सत्ता को स्वीकार कर लें, और दूसरा हम किसी बाह्य शक्ति से भी बच जाएंगे, कोई बाह्य शक्ति हम पे आसानी से आक्रमण नहीं करेगी। इसके अलावा इसके दौरान एक और चीज़ थी कि कुछ भी कहो, अगर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति तो आ गई। राजनीतिक शून्यता का मतलब क्या होता है कि सत्ता को संभालने के लिए कोई नहीं है आपके राज्य में, देश में, तो उसे बोलते हैं राजनीतिक शून्यता। चूंकि मुगलों का पतन हो गया तो दिल्ली के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, तो राजनीतिक शून्यता थी। लेकिन इन्होंने पूरे भारत में राजनीतिक शून्यता को होने के लिए, जो राजनीतिक शून्यता है उसको होने से रोक दिया। इन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर कम से कम पॉलिटिकल चीज को तो बनाए रखा, क्षेत्रीय स्तर पर तो साम्राज्य को बनाए रखा, अरे अराजकता होने से तो बचाए रखा। इसलिए राजनीतिक शून्यता को इन्होंने स्थान के रूप में इन्होंने कहीं ना कहीं शासन को बनाए रखा। ये इनकी एक महत्वपूर्ण नीति रही थी, ध्यान रखना। अब आज थोड़ा सा बंगाल और देखते हैं, मतलब इन तीनों को देख लेते हैं एक बार, इनके बारे में थोड़ा सा, हालांकि डिटेल से पढ़ते हैं लेकिन इनके बारे में ध्यान रखना। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। जैसे बंगाल सबसे पहले आता है, तो बंगाल में आपको पता है क्या हुआ था। बंगाल की अगर मैं बात करूं, बंगाल क्या हुआ था, औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद अली खान को, मुर्शीद यहाँ का इसका स्वायत्ता करने वाला कौन था, मुर्शीद अली खान। मुर्शीद अली खान की अगर मैं बात करूं तो मुर्शीद अली खान ने 1700 में औरंगजेब के द्वारा इसको दीवानी अधिकार दिए गए थे, दीवान बनाया गया था। दीवान का मतलब ये होता है कि जा भाई तू वहाँ का राजस्व वसूल करके हमें देता रहे। इस प्रकार से इसको एक पद दिया गया था, दीवान। तो ध्यान रखना किस में था, मुगल साम्राज्य में। तो औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद अली खान को दीवान बनाया गया था। लेकिन बाद में जो फर्रुखसियर आया था, फर्रुखसियर ने क्या कर दिया गया, तो इसको अधिकार मिले कौन से, मुख्य रूप से राजस्व वसूलने के। फर्रुखसियर ने इसको वहाँ का नायब सूबेदार भी बना दिया। अब ध्यान रखना, ये थोड़ी बड़ी गलती कर दी। इसको पहले जो राजस्व की शक्ति दी गई थी, अब इसको सैन्य शक्ति भी मिल गई थी। जब राजस्व और सैन्य दोनों इसके पास आ गए तो फिर इसने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना, मुर्शीद अली खान ने पहले इसको दीवान बनाया गया था, तो इसके पास आ गया राजस्व अधिकार। उसके बाद फर्रुखसियर ने इसको क्या बना दिया, नायब सूबेदार बना दिया। उसके बाद आ गया इसके पास सैन्य अधिकार। और जब इसको ये दोनों अधिकार मिले तो इसने 1726 के समथिंग, लगभग 1722-26 के समथिंग इसने स्पष्ट रूप से अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया, ठीक है ना। तो एक चीज़ है,
तो मुर्शीद कुली खान का महत्वपूर्ण रोल रहा बंगाल को स्वायत्त घोषित करने में। और इसके बाद ध्यान रखना इन्होंने क्या काम किया उसका रोल भी थोड़ा सा आपको पता है। देखो, एक तो अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया, और मैंने आपको बताया था प्रशासन को सुदृढ़ क्यों किया, क्योंकि इनको पता है कि मुगल शासन के पतन के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है। उसका कारण है कि मुगल शासन का प्रशासन बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए इसने प्रशासन को सुदृढ़ किया। और सुदृढ़ करने के लिए क्या है कि जो जो जमींदार बहुत ही खराब थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, उनको क्या किया, इसने दंडित करके उनकी शक्ति को सीमित किया। और साथ ही खालसा प्रक्रिया का विस्तार किया। खालसा प्रक्रिया का मतलब है डायरेक्ट इसी के कंट्रोल में, सारी भूमि को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर राजस्व वसूलने के लिए छोटे छोटे नए जमींदारों को नियुक्त कर दिया, और इतने छोटे बनाए उनको कि उसको कभी विद्रोह ना कर सके। ठीक है, तो प्रशासन को इसने क्या किया, सुदृढ़ किया। ठीक है ना। दूसरा, इसने मैंने बताया मुगल सत्ता की कभी अवज्ञा नहीं की। अब ये आप समझ गए कि क्या रणनीति थी इसकी, कि दिखावे के तौर पे मुगल सत्ता स्वीकार कर लो, लेकिन रियलिटी में कुछ मत करो उसके अकॉर्डिंग, उसका कुछ मत मानो, लेकिन उसके विरोध में मत जाओ। एक अच्छा समझदार शासक यही नीति अपनाता है कि शत्रुओं को कम से कम पैदा करें, और फिर कम से कम दिखावे के तौर पर भाई शक्तियों को ये तो लगे कि बंगाल नहीं, ये मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य से कोई चाहे पतन कितना ही हो गया हो, लेकिन मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी, उससे कोई आसानी से टक्कर नहीं ले सकता था। तो इसलिए इसने मुगल साम्राज्य उसको सेम बनाए रखा। इसने आर्थिक विकास की भी नीति अपनाई, आपको पता है आर्थिक विकास की नीति कैसे, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो ही गई थी। अब मुगल शासन में क्या उत्तराधिकारी युद्ध लड़ते रहते थे, तो वहाँ राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो यहीं पर स्थापित हुई। इसने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकावी ऋण दिया। ध्यान, तकावी ऋण क्या होता है, कृषि लोन होते हैं, यानी कृषि में किसानों को ऋण दिया कि तुम निवेश करो और कृषि का विकास करो, इससे कृषि की उत्पादकता है उसको बढ़ावा दिया। इसके अलावा इसने व्यापार में वृद्धि की। तो ध्यान रखना, व्यापार में वृद्धि करने के लिए इसने अपने उत्पादकों के लिए चीन या पश्चिमी मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत किया। रेशम, सूती वस्त्र, तेल, चीनी ऐसे उत्पादों के माध्यम से मुर्शीद अली खान के द्वारा बंगाल की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया था। तो इस तरीके से मुर्शीद अली खान का अगर रोल आपसे संक्षेप में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। साथ में इसमें कीवर्ड ध्यान रखना, तकावी ऋण का मतलब क्या होता है, वह ऋण जो कृषि विकास के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो मुर्शीद अली खान के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुर्शीद अली खान 1726 तक रहे, आपको पता है 1722 में, 1717 में या 22 में लगभग 1717 के समय तक इसने स्वायत्त घोषित किया था और 1726 तक ये पद पर रहा। इसके बाद सुजाउद्दीन आए। सुजाउद्दीन ये 1727 से लेकर के और ये 1739 तक रहा। कोई ज़्यादा काम तो इसने नहीं किया सुजाउद्दीन ने, लेकिन ये है कि मुर्शीद अली खान का दामाद था। यह ध्यान रखना, बंगाल में जितने भी बने थे ना, इनके पुत्र पैदा नहीं हुए थे, पुत्रियां ज़्यादा हुई थी। ठीक है ना, इसलिए इनके जो दामाद है वही इनके नवाब बनते थे। इसके बाद आया सरफराज खान। ये बना 1739 से लेकर के लगभग 1740, एक साल तक ही रहा। ये सुजाउद्दीन का पुत्र था। ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना। इसके बाद आता अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान है 1741 से लेकर के लगभग 1756 तक रहा, है ना। और इसने क्या किया, सरफराज क्या हुआ, अलीवर्दी ने सरफराज को हराया और तब अपनी सत्ता है वो संभाली। तो ध्यान रखना, ये अलीवर्दी खान है, ये मतलब इसने सत्ता को हथियाया था। और फिर आया सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और यही प्लासी के युद्ध में था। तो सिराजुद्दौला के बाद हम प्लासी के युद्ध पढ़ते हैं, तो वहाँ से इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अभी बेसिक जानकारी, ये अलग अलग राज्य बने तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इसके बाद आता है अवध। अवध की बात करें तो कन्नौज जिले में, ये जो यूपी का कन्नौज है, वहाँ तक इसका विस्तार है काफ़ी। कर्मकासा नदी बहती है वहाँ पर एक, तो वहाँ तक इसका विस्तार था। 1722 में इसने अपने आप को स्वायत्त बनाया। और ये किसने स्वायत्त बनाया, मुगलों ने अवध का एक सूबेदार नियुक्त करके रखा था, जिसका नाम था शहादत खां। इसका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन लास्ट नाम है शहादत खां। तो ये शहादत खां है, इसको बंगाल का सूबेदार, अवध का सूबेदार बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए इनको उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों ने ही इनको अलग किया है। तो सूबेदार था, इसने फिर जैसे ही कमजोर हुआ, इसने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया 1722 में। तो 1722 में इसने अवध को स्वायत्त घोषित कर लिया। और किसने किया, ये शहादत खां ने किया। और इसके बाद इसने काम किया नई राजस्व व्यवस्था। इसने भी अच्छा वही काम सेम जो
मुर्शिद अली खान ने किया था, उसने ही इसने किया था। तो नई जो राजस्व व्यवस्था अगर हम बात करें तो नई राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। यानी नई राजस्व व्यवस्था में यह है कि इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया, जमींदार जो मजबूत जमींदार थे उन पर नियंत्रण चालू किया और सबको, सारे जमींदारों को इसने अनुशासित किया, क्योंकि इनको पता है कि जब हमने किसी के विरुद्ध किया है तो हो सकता है कल के जाके हम कमजोर पड़े तो हमारे विरुद्ध कर दे, इसलिए किसी को मजबूत ना होने दिया जाए। इसके बाद ये सफदर जंग है जो इसी का वजीर बना, बाद में इसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है ना। और उसके बाद शुजा-उद-दौला, ध्यान रखना, शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला, ये इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। सिराजुद्दौला है वो बंगाल का था और शुजा-उद-दौला है ये अवध का था। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये शुजा-उद-दौला पहले मराठों का समर्थन करने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम पे बदल गया और उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का समर्थन कर दिया, ठीक है ना। और बक्सर के युद्ध में भी ये शामिल था, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद और यहीं से अवध समाप्त हो जाता है। तो शुजा-उद-दौला, ठीक है ना, ये इसमें था। इसके बाद थोड़ी जानकारी हैदराबाद की देख लेंगे। ये हम उत्तराधिकारी राज्य देख रहे हैं अभी, हैदराबाद। हैदराबाद को अगर हम बात करें तो इसको 1724, ये 1724 कर लो इसको, 1724 में निजाम उल मुल्क इसके द्वारा इसको 1724 में स्वायत्त घोषित किया। इसकी नीति देखो, सेम नीति है इसकी। अगर हम नीति की बात करेंगे तो वही नीति है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ठीक है ना। भू प्रबंधन में सुधार, मतलब कॉमन नीति अपनाई, क्योंकि ये सीख के आए थे, इनको पता है कि शासन कैसे चलाना है, इसलिए। तो इस तरीके से अभी हमने देखे कि 3 उत्तराधिकारी राज्य, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देखी। बाद में हैदराबाद से भी कर्नाटक ने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर लिया, तो कर्नाटक अलग राज्य बन गया, हैदराबाद अलग बन गया। फिर कर्नाटक हैदराबाद में काफ़ी दिनों तक डिस्प्यूट रहा और इसका फायदा अंग्रेज और फ्रांसीसी ने उठाया और फिर अपनी कंपनी स्थापित कर ली। तो देखो मुगल साम्राज्य के पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे, फिर क्या परिणाम हुए और उसके उत्तराधिकारी राज्य क्या क्या थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और कौन कौन वहाँ पर थे, ये फैक्ट फिगर हमने इसमें देख लिया है। और अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद आगे मराठा पढ़ेंगे। तो आपको समझना है कि पतन होने के लिए क्या, मतलब खुद सोचो कि कैसी चीज़ें एक शासन को संचालन करने के लिए जरूरी होती है। तो इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे हम आगे देखेंगे। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।